देखते हुए भी धोखा धोखा धोखा। कानून इज नथिंग। ऐसा होगा कोई नेता जो चुपचाप 17 लाख लौटा दिया? बहन थोड़ी नाराज हुई तो वापस कर दिया, और वहाँ बंगाल में भाषण दे रहा है कि बंगालियों को हम देखिए, अब उसके भाषणों को सुनिए। उत्तराखंड क्रांति दल ड्राइविंग सीट में बैठे हुए नेता है, उनकी अनदेखी हो रही है। बच्चों की बात कर रहे हैं, देखा कि बाप बाप होता है और बच्चा बच्चा होता है। मेरे पानी पे क्यों उत्तर प्रदेश हक जताता है? क्या जनप्रतिनिधि रात भर हमारा नंगा नाच देखते रहे और सुबह आए वो वहां पे, ये नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया? हमने भगाया उनको कि हम वीर भूमि के लोग हैं, हमें तुम्हारी षड्यंत्रकारी हाथों की जरूरत नहीं है। रामपुर तिराहे का साक्षी हूं। ये सरकार ने बोला कि साहब मुलायम सिंह ने बोला है, उस समय मुजफ्फरनगर के चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। तो सांसद था सुदीप बलियान, वो भी भारतीय जनता पार्टी। राज्यसभा की सांसद थी मालती शर्मा, वो भी भारतीय जनता पार्टी। कोई भी गूगल में ढूंढ ले, अगर मैं गलत निकलूंगा आप जो बोले, भाजपा के गढ़ में मारे। रामपुर किराए में इतनी बड़ी घटना हुई, इतने बच्चे मारे गए, हम कहते हैं उत्तराखंड क्रांति का कोई नेता वहां था तो क्षेत्रीय ताकत कैसे सत्ता में आई सकती कभी? और मेरा युवा त्रस्त है, वो होटलों में जाने के लिए मजबूर है, वो अग्निवीर बनने के लिए मजबूर है। जब गोल्डन टेम्पल के अंदर कौन घुसे थे? हमारे गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट। आप ये देखिए कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो भी गढ़वालियों ने ऊपर से पहाड़ की चोटियों से गोली आ रही थी और सीने में गोली खाते हुए हमने कारगिल को फतेह किया। इसी तरह से आप सोचिए कि जब गोल्डन टेम्पल में हम लोग, हमारी फौजें गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट एंट्री कर रही थी, तो ऊपर से गोलियों की, मशीन गन की गोलियों की बौछारों के बीच में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे पॉडकास्ट में। आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों पहाड़ के काम नहीं आती। लेकिन हमारे उत्तराखंड में और हमारे पहाड़ों में एक समय ऐसा भी था जब यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी दोनों ही हमारे पहाड़ों के काम आती थी। आज के पॉडकास्ट में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पहाड़ों से जीवन की शुरुआत कर, अपने संघर्ष की शुरुआत कर भारतीय सेना में भी अपना योगदान दिया और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वो राज्य की लड़ाई में कूद पड़े। सेना के अंदर जरूरी ऑपरेशंस रहे हो या फिर राज्य आंदोलन की जो अहम लड़ाई रही हो, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब हम आपको आज से हमारे गेस्ट से मिलाने जा रहे हैं जिनको हम राज्य आंदोलन के संजय के रूप में भी जानते हैं और उत्तराखंड के एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व सेनाधिकारी व राज्य आंदोलनकारी श्री पी.सी. थपलियाल जी। थपलियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। थपलियाल जी, सबसे पहले आप हमें बताइए, आपके जीवन की जो संघर्ष गाथा है वो कहाँ से शुरू होती है? मेरी जीवन की संघर्ष गाथा मेरे गांव, पहाड़ के सुदूर गांव से शुरू होती है। मैं छोटा था, 4 वर्ष का, और मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मेरी माताजी ने पहाड़ के खेत खलिहानों से मुझे पाला पोसा, मुझे पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया कि मैं इस देश की मिसाइल के लिए भारत सरकार ने फ्रांस भेजा 1983 में, एक पहाड़ की कंदराओं से निकलकर, और स्विट्ज़रलैंड की चोटियों तक का सफ़र मेरा एक अनुभव लेकर मैं 1994 की जो आंदोलन शुरू हुआ उसके मैं आया। क्योंकि जब मैं स्विट्ज़रलैंड गया था तो मैंने वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति देखी कि जो भौगोलिक परिस्थिति वहाँ की है वही हमारी है, बल्कि उससे बेहतरीन है। और उसके बावजूद भी स्विट्ज़रलैंड आज विश्व की अग्रिम विकासशील विकसित देशों में शुमार है, और हम जो इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारा है,
हम आज भी विकास की लड़ाई में लड़ रहे हैं और चौराहे पे यहाँ का युवा खड़ा है अपने रोजगार के लिए, अपने शिक्षा स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए, और उसके ऊपर जो भयभीत हो रखे हैं हम जंगली जानवरों से, वो एक बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है मुंह बहाकर, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये हमारी बड़ी समस्या है। हमने एक सपना देखा था राज्य आंदोलन की में कि हमारा राज्य होगा और हम इसको एक नए स्वरूप में विकसित करेंगे, लेकिन राज्य बनते ही राज्य हमारे हाथों से फिसल गया। ये बहुत दुख होता है हमें जी। अच्छा थपलियाल जी, हम पहले थोड़ा आपके बचपन की तरफ जाएंगे। जैसे आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, हम देखते हैं पहाड़ों में सबसे पहला सपना हर किसी का एक सेना में जाने का होता है, तो आपके भीतर वो सेना में जाने का जुनून कहाँ से आया? देखो, मेरा कोई भी सपना नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसे गरीब परिवार से था जो शिक्षा के लिए भी हाथ पांव मारा था। क्योंकि जब मैं अपने स्कूलों में, पहले बहुत महत्वपूर्ण क्या होता था कि गांव के बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जहां साइंस विषय नहीं होता था 9वीं 10वीं में, और साइंस विषय न होना एक बहुत ही ऐसा लगता था उस समय कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो साइंस और मैथ ऐसे विषयों से हमें जानकारी होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और यही मेरे साथ हुआ कि जब मैं जिस स्कूल में, मैं उत्तराखंड में जो हमारी पट्टी मोवाल से केशव विकास खंड के इंदिरापुरी के स्कूल में मैं पढ़ता था, उसमें 9वीं 10वीं में साइंस नहीं थी, तो इसलिए मेरे को वहाँ से निकलना पड़ा। अब मेरी माता जी ने मुझे अपने भाई, जो उनका मेरे मामा जी थे एक मैनपुरी में, वो प्रिंसिपल थे एक डिग्री संस्कृत महाविद्यालय के, और वहाँ जाके पढ़ने के लिए भेजा, जिससे कि मैं साइंस विषयों में पढ़ सकूं। और मैंने अपनी जो आगे की पढ़ाई मैनपुरी में की, और मैनपुरी में मैंने टॉप किया। उस समय हाई स्कूल में टॉप एक बहुत, इवन फर्स्ट क्लास होना बहुत मायने रखता था, और मैंने टॉप किया। और मैं वहाँ पे पूरे एटा मैनपुरी में उन दिनों एक वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, और उसमें भी मैंने मतलब पूरे जिला में मैं प्रथम स्थान पे आया, मुझे बड़ी ट्रॉफी मिली। यानी मैं 15-16 साल की उम्र में ही वाद विवाद प्रतियोगिता में नंबर 1 पे आता था। लेकिन मेरे को आज भी याद है कि जब मैं पहाड़ से इस मैदानी इलाके में गया मैनपुरी में, तो वहाँ के लोग मेरा पांव छूते थे कि ये जानकर कि ये बद्रीनाथ से आए हुए हैं। और वो सम्मान जो उस समय उनकी एक श्रद्धा हमारे प्रति होती थी कि हम देवभूमि बद्रीनाथ क्षेत्र के लोग हैं, और हमारे प्रति जो सम्मान होता था, देखते देखते वो सम्मान हम खो चुके हैं, और मेरी देवभूमि लगभग राक्षस भूमि का स्वरूप धारण कर लिया है। और मैं इन्हीं चिंताओं में हूँ कि किस तरह से हम फिर से अपनी उत्तराखंड को देवभूमि बना सकें। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे आगे इस चीज़ का भी खड़ा हुआ है। अच्छा थपलियाल जी, उसके बाद आपका सेना में इतना बड़ा अनुभव भी रहा है, तो कुछ ऐसे किस्से, कुछ जैसा हमारी कुछ ऐसे ऑपरेशन या कोई जो हमारे राष्ट्र आंदोलनों से या कोई बड़ी घटना हो, उससे आपका कोई सारोकार रहा हो कि आपकी यहाँ कोई ड्यूटी तैनात की गई, कुछ अनुभव आपके पास हो तो आप साझा देखो, मैं टेक्निकल साइड से, मेरे को नेवी ने ट्रेंड किया, 4 साल की इंजीनियरिंग कराई, और मैं उस इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में मैंने वहाँ पे काम किया। मैं रडार, सोनार और जो EW इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के इक्विपमेंट होते जहाज़ों में लगे रहते थे, उसका मैं एक्सपर्ट था। और इसी एक्सपर्टनेस के कारण उन्होंने जब मेरा डिटेल देखा, तो भारत सरकार ने मुझे चयन किया फ्रांस में मिसाइल्स ट्रेनिंग के लिए। और मैंने मिसाइल की ट्रेनिंग देकर, एक इस्टेब्लिशमेंट है हमारा जो जहाँ पे हम मिसाइल्स की टेस्टिंग करते हैं, वहाँ पे उसको प्रिजर्व करते हैं, वहाँ कोई और नहीं जा सकता बाहर का।
हम परिवार समेत वहीं रहते हैं, उस जगह में मैंने नौकरी की। और उसी दौरान में जो आप जैसे महत्वपूर्ण बात पूछ रहे हैं, तो महत्वपूर्ण तो मेरे जीवन में वो भी था कि जो मैं ट्रेनिंग करने के लिए फ्रांस गया, और फ्रांस में मैंने उस एयर शो में 83 में उस एयर शो को देखा जिसमें हथियार वेपन्स जो आज आप देख रहे हो, यानी मैं उस 83 में वाकिफ हो गया था मिसाइल्स में। जो मिसाइलों का युद्ध आज आप लोग देख रहे हो, किस तरह से ईरान मिसाइल की ताकतों से पूरे जो सुपर पावर को हिला दिया। और मैंने उस समय देखा कि ये जो हथियार हैं, ये जो जहाज हैं, जैसे आप देखते हो कि साहब यहाँ पे राइफल्स हैं, और ये उस समय आलू प्याज की तरह मंडी में बिकते थे फ्रांस में। राइफल सारे वो लोग बेचते हैं। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, जो देश हैं ये अपने हथियारों के बूते इन्होंने बहुत अपना इकोनॉमी को खड़ा किया है। ये तो देखो, यूरोप का कोई देश आपस में नहीं लड़ते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि फ्रांस है इंग्लैंड लड़ रहा है, फ्रांस है जर्मनी लड़ रहा है। उन्होंने अपनी लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी है सीमाओं की। लेकिन हम बेवकूफ हैं जो आज भी पाकिस्तान से लड़कर, और इतने बेवकूफ राजनीति हो गई है कि राजनीति का जरिया ही उन्होंने भारत पाकिस्तान बना दिया। ये स्थिति में हम पहुंचा दिया है हमें, और एक जो जीवन होता है इंसान का, वो एक बेचैनी के उसमें डाल दिया। लेकिन इससे महत्वपूर्ण जो आपने घटना मेरे जीवन की बताई, वो है जब 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था और गोल्डन टेम्पल में वहाँ पे फौज ने अटैक किया था। तो जहाँ जो आज एनएसए हैं, ये एनएसए उस समय रैकिंग कर रहे थे अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल के अंदर क्या हो रहा है, डोभाल जी क्या गतिविधियां हैं, उस पर ट्रैक करके एक रिक्शा चालक के रूप में थे। और मैं वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में ये देख रहा था कि जब ऑपरेशन होगा तो उसमें किस तरह का असर वहाँ के सिख समुदाय पे पड़ेगा, उनके क्या रिएक्शन हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग वहाँ हलवारा में, वहाँ पूरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में मैं भ्रमण करता था। उसका पॉलिटिकल वो क्या निकलेगा, कह सकते उस समय जो राजनीति थी, वो राजनीति देश हिती राजनीति थी। उसमें ये राजनीति को ये नहीं किया जाता कि इसमें हमें क्या चुनाव में फायदा मिलेगा या नुकसान होगा। उस समय ये देखा जाता था कि देश को क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि ऑपरेशन जो हमें ब्लू स्टार करना पड़ा, गोल्डन टेम्पल के अंदर फौजें डालनी पड़ी, और उसके एवज में प्रधानमंत्री को अपनी जान गंवानी पड़ी, श्रीमती इंदिरा गांधी को। ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ऐतिहासिक प्रक्रिया है, इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आने वाली जो हमारी जनरेशंस है उनके लिए एक सीख है कि किस देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जो बलिदान चढ़ गए इस देश की एकता और अखंडता के लिए। उन्होंने इसको कभी भी अब वोट की राजनीति में तब्दील नहीं किया। ये हमें दुख है कि 84 के बाद जो तरह से दंगे हुए हैं, उस दंगों में कौन किसका हाथ था वो केवल बद्रीनाथ जानता है। लेकिन निश्चित रूप से वो हमारे इतिहास का एक कलंकित पीरियड था जो कालिक पोत गया कि हम सिख और हिंदू किस तरह से लड़े थे। ये बहुत बड़ी चिंतनीय विषय है, और वो मैंने अपने इस फौज के कार्यकाल में देखा था। और ये देखा था कि जब गोल्डन टेम्पल के अंदर कौन घुसे थे, हमारे गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट। आप ये देखिए कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो भी हमारी पूरी 17 गढ़वाल को हमने गंवाना पड़ा। गढ़वालियों ने ऊपर से कारगिल में क्या हो रहा था, पहाड़ की चोटियों से गोली आ रही थी और सीने में गोली खाते हुए हमने कारगिल को फतेह किया। इसी तरह से आप सोचिए कि जब गोल्डन टेम्पल में हम लोग, हमारी फौजें गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट एंट्री कर रही थी, तो ऊपर से गोलियों की, मशीन गन की गोलियों की बौछारों के बीच में हम लोगों ने गोल्डन टेम्पल को हासिल किया। तो ऐसी परिस्थितियों में
जो रणबांकुरे लड़ते रहे हैं और आज उनकी सरजमी विकास की लौ देखने के लिए त्रस्त हो, जिनके पास विश्व के प्राकृतिक संसाधनों में सबसे धनी है उत्तराखंड, हमारे पास हिमालय है, हमारे पास गंगा जमुना शारदा जैसी नदियां हैं। आपको निकी जी पता होगा कि विश्व में सबसे बड़ी मांग मिनरल वाटर की है और मिनरल वाटर हमारे आगे से बह रहा है और मेरा युवा त्रस्त है, वो होटलों में जाने के लिए मजबूर है, वो अग्निवीर बनने के लिए मजबूर है, जिसका मुख्य व्यवसाय फौज बनना था, जो सूबेदार मेजर बन के लौटता था, आज वो अग्निवीर बनकर 4 साली फौजी एक अंधकार में धकेलने का जो प्रयास आज की राजनीति क्या है, इसका मैं धुर विरोधी हूं। थपलियाल जी, आपका अजीत डोभाल जी के साथ पहली बार इंटरेक्शन कब हुआ था? मतलब उनको कुछ काम करने का देखो, तरीका? अजीत डोभाल जी के साथ इंटरेक्शन उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय वो अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। लेकिन देखो, मैं इस राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए 1994 में अपने जॉब को लात मारकर यहाँ आया, ये सपना कि मैं राज्य की लड़ाई लड़कर इस राज्य को हासिल करूँगा। और जो अजीत डोभाल है 2006-07 में रिटायर हुए, इतनी देर में रिटायर हुए, लेकिन वो होशियार थे। उन्होंने विवेकानंद फाउंडेशन बनाया और विवेकानंद फाउंडेशन बनाकर उन्होंने ऐसे काम करना शुरू किया। आपने देखा होगा कि देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने का काम विवेकानंद फाउंडेशन करता है और विवेकानंद फाउंडेशन के माध्यम से उनकी एंट्री सरकारों में हुई, उनका हस्तक्षेप हुआ। आज वो कितने बड़े ऊंचे पद पे हैं कि आज की राजनीति के अगर पीछे से कोई चाणक्य है तो उसका नाम अजीत डोभाल है। हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा झंडेवरदार उत्तराखंड का ये बेटा है, जिसका नाम अजीत डोभाल है। और भले उसके बेटे आज विदेशों में अपना व्यवसाय कर रहे हैं और उनका इवन बेटों ने इंडिया फाउंडेशन नाम से भी यहाँ पे फाउंडेशन बनाया है और वहाँ अच्छा खासा काम उनका चल रहा है। लेकिन पीसी थपलियाल जो राज्य की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ते हुए आगे बढ़ा, आज हम उस समय जो थे उससे भी आज हमारी स्थिति ऐसे हो गई जैसे गली के, मतलब आप ये देखिए कि कीड़ों, हम बिल्कुल जमीन में लेट गए हैं और जो लोग कुछ भी नहीं थे मेरे सामने, देखते देखते वो भगवान बन गए। तो इस चीज़ का हमें दुख होता है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जो प्रमुख लोग थे वो पूरी तौर से राज्य बनने के बाद हाशिए में उनको धकेल दिया गया। और उनके उदाहरण आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुशीला बलोनी जो महिला संघर्ष समिति से थी, वो किस तरह से क्या हाल हुआ, कैसे बेचारी त्रस्त हो गई, एक बार टिकट भी नहीं दिया उसको किसी पार्टी ने। उसके बाद आपने देखा होगा कि जुगरान आज भी त्रस्त है, हाथ पांव मार रहा है कि कभी बीजेपी उसकी तरफ देखेगी, उसको भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। और क्योंकि वो छात्र संघर्ष समिति का नेतृत्व उस समय रविंद्र जुगरान कर रहे थे, मैंने फौजियों को संगठित किया और मैंने सिपाही से लेकर जनरल तक का संगठित कर बहुत बड़ी संतुष्टि और ऐतिहासिक काम करना बताता हूँ मैं इसको, क्योंकि विश्व में कहीं भी सैनिक आंदोलनों का हिस्सा नहीं बने। और इस पृथक राज्य उत्तराखंड में सैनिक यानी पूरे 13 जनरलों को मैंने सड़क में उतारा था जब दिल्ली में मैंने बलिदान रैली निकाली थी 23 मार्च 1995 में। गवाह है इसका कि उस समय राष्ट्रीय पेपरों ने निकाला था, इसको बीबीसी ने कवर किया था मेरे आंदोलन को। और मैं 13 जनरलों को लेकर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के पास गया था, तो उस समय जब हमारे जनरल जगमोहन रावत हमारा नेतृत्व कर रहे थे, अभी स्वर्गवास हो गया उनका, उन्होंने कहा था कि महामहिम, हमने इस देश की आन मान शान के लिए कुर्बानी की है और हमारी इज्जत रामपुर तिराहे पे लूटी गई। इस पे तत्कालीन राष्ट्रपति भबक भबक के रो पड़े। उन्होंने हमारा ज्ञापन आंखों में आंसू भरे हाथों से लिया और मैं उस समय समझ गया था कि अब कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो राज्य बनने से हमें रोक सके। अच्छा थपलियाल जी, आप पूरे अपने सेना के कार्यकाल में यूरोप के देशों में घूमे,
यूरोप के पहाड़ों में और हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में क्या अंतर आपने महसूस किया? देखिए, पहाड़ हर जगह मौजूद है। पहाड़ स्विट्जरलैंड में है, स्कॉटलैंड में हमारा मेरे बच्चे रहते हैं, वो वहीं के नागरिक हो गए हैं। पहाड़ वहां भी है, पहाड़ राजस्थान में भी है, पहाड़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में हम हिमालय के पहाड़ों में हैं, जहां महादेव रहते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि विश्व के तमाम पहाड़ों का राजा कहलाता है हिमालय, और हम हिमालय वासी हैं। और मेरे पहाड़ के लोग आज यहाँ पे पहाड़ और मैदान करके लड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि संपूर्ण उत्तराखंड का भूगोल हिमालय भूगोल है। आज जो शिवालिक हिल्स हैं, जिसमें तुम्हारा देहरादून है, हरिद्वार है, वो शिवालिक हिल्स लोअर हिमालय के हिस्से हैं। फिर हमारे तमाम जो ऊपर मध्य हिमालय, उच्च हिमालय, हमारे बद्री केदार उच्च हिमालय के हिस्से हैं। तो आप ये देखिए कि हिमालयी पर्वत है उत्तराखंड, और हम बन रहे हैं पहाड़ और मैदान करके। दो भाई बनकर आपस में एक बहुत बड़ी खाई बन गई है, जो इन राजनीतिक नेताओं के लिए बहुत बुरी पड़ता है, क्योंकि हम डिवाइड हो जाते हैं। और डिवीजन हमें क्षेत्रीय ताकतों को मुख्य ताकत बनने से यही रोकता है। जब जन डिवाइडेड रहेगा तो क्षेत्रीय ताकत कैसे सत्ता में आएगी? आ ही नहीं सकती कभी। अच्छा सर, आप रिटायरमेंट के बाद आपके अंदर उत्तराखंड राज्य आंदोलन को लेकर चेतना जागी, आप उससे पहले ही राज्य के बारे में सोचते थे? यार, आपको कब पता चला कि अब राज्य के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है? देखो, मैं जब बचपन में 7वीं 8वीं स्कूल में पढ़ता था, और उस समय हेमवती नंदन बहुगुणा जी आए थे हमारे गढ़वाल में, और उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड बनाने का एक सपना मैं संजोए हूँ, समय आने पे मैं इसको करूँगा। तो आप ही देखिए कि वहीं से मेरे अंदर एक विचार घुस गया। उस समय नेगी जी, मैं कहता हूँ कि नेता भगवान के रूप माने जाते थे। मुझे याद है कि हमारे उस समय ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी के लिए लोग इंतजार करते थे कि कब सुंदरयाल जी आएंगे और हमें अपना विचार सुनाएंगे। इतनी उत्सुकता होती थी नेताओं के विचार सुनने में, क्योंकि वो फकीर होते थे, वे संत होते थे, वे राक्षस नहीं होते थे जो आज की राजनीति हमें सामने पूरे राक्षस खड़े कर दिए हैं, जो जिनका व्यवसाय बन चुका है राजनीति सेवा का सर्वोच्च प्लेटफॉर्म होता है, और आज राजनीति को व्यापार का सर्व केंद्र बना दिया है इन नेताओं ने, इन राजनीति ने। आज लोगों को शर्म आती है राजनीति में नाम लेने का, और हर जगह वो बोलते हैं गैर राजनीति करके वो उस राजनीति को कमजोर करते हैं जो जनता द्वारा आगे बढ़ानी चाहिए थी, और इन नेताओं पे, इस राजनीति पे अंकुश लगा पाती। आज बौने पड़ गई है जनता और ताकतवर बन गए हैं नेता। ये दुख की बात है, उल्टा होना चाहिए। अच्छा, खमियाल की सेवानिवृत्त होने के बाद सबसे पहले आपको कौन व्यक्ति मिले थे जिन्होंने आपको राज्य आंदोलन से जोड़ा? देखो, जिन दिनों जैसे ही मैं सिविल में आया था, तो उस समय यहाँ पे विनोद बर्थवाल जी का बड़ा नाम था। वो समाजवादी नेता थे, वे बहुत बड़े नहीं, हम उम्र थे। वो तो भगवान का वो है कि वो जल्दी चले गए, लेकिन विनोद बर्थवाल उस समय समाजवादी राजनीति को यहाँ पे ले जा रहे थे। और उसका कारण था कि कभी ये लोग हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य कहलाते थे। उसमें हमारे जो विवेकानंद खंडूरी जी हो गया, और हमारे सूर्यकांत दसमणा, ये तमाम आप देख रहे हो। ये तो सूर्यकांत दसमणा, मुन्ना सिंह चौहान और विनोद बर्थवाल, ये 3 बड़े नेता होते थे समाजवादी पार्टी के। और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जब उत्तराखंड आंदोलन फूटा, तो वो सबसे ज़्यादा हितैषी के रूप में
हमारी थी, जो आपने देखा होगा कि उसको सबसे बड़ा दुश्मन। दुश्मन बना दिया भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने। बहुत खतरनाक खेल खेला। और मैं दुख होता है कि विनोद बरतवाल बेचारे शायद इसी दुख में चले गए होंगे, लेकिन ये लोग फेल हो गए जनता को, वो जो धुआं फैलाया उस धुआं को हटाने में वो फेल हो गए। वो समझा नहीं पाए जनता को कि देखो आज जो समाजवादी पार्टी ने उस समय रमा कौशिक समिति जो बनाई थी, कौशिक समिति के नाम से, अरे कौशिक समिति को पढ़ो आप, वो बताती है कि क्या आधार होना चाहिए था इस राज्य का। लेकिन उस कौशिक समिति को छिन्न भिन्न करते हुए पूरा उत्तराखंड का जो भूगोल है उसको विकृत करने वाली भाजपा आज हमारे सबसे प्रेमी हो रखी है। मैं तो रामपुर तिराहे का साक्षी हूं निगी जी। मैं रामपुर तिराहे 2 अक्टूबर 94 में, आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्यों रामपुर तिराहे में मारे गए। आप ये देखिए कि उस समय ये सरकार ने बोला कि साहब मुलायम सिंह ने बोला है, लेकिन मुलायम सिंह नहीं, मुजफ्फरनगर, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर का हिस्सा है। जिस डीएम ने गोली चलाई वो कहाँ का था? मुजफ्फरनगर का अनंत कुमार सिंह था। उसी रेंज का डीआईजी भुआ सिंह था। उस समय मुजफ्फरनगर के 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। कोई भी गूगल में ढूंढ ले, अगर मैं गलत निकलूंगा आप जो बोल दो। और जो सांसद था सुधीर बलियान, वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। और जो राज्यसभा की सांसद थी मालती शर्मा, वो भी भारतीय जनता पार्टी की थी। तो हम रामपुर तिराहे में भाजपा के गढ़ में मारे गए। आप ये देखो कि जनप्रतिनिधियों की बात को क्या डीएम नहीं मानता? क्या जनप्रतिनिधि रात भर हमारा नंगा नाच देखते रहे और सुबह आए वो वहां पे, ये नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया? हमने भगाया उनको कि हम वीर भूमि के लोग हैं, हमें तुम्हारी षड्यंत्रकारी हाथों की जरूरत नहीं है। लोगों ने मेरे को रोका, क्योंकि राजनीति इस तरह से षड्यंत्र के तौर में रची गई कि मुलायम सिंह को उत्तराखंड की धरती से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और अभी मोदी जी ने सर्वोच्च जो वो पुरस्कार उसी मुलायम सिंह को दिया। उस समय कुछ नहीं देखते। जैसे अभी आप ही देखिए कि हमारा मुख्यमंत्री हमेशा क्या बोलता है कि साहब यहां पे डेमोग्राफी बदली जा रही है, यहां पे डेमोग्राफी, और वहां बंगाल में भाषण दे रहा है कि बंगालियों को हम देखिए, अब उसके भाषणों को सुनिए, देखिए इनके दोहरा चरित्र देखते हुए भी अगर हम अपनी आंख नहीं खोल रहे हैं तो मेरे उत्तराखंड को भगवान बद्रीनाथ भी नहीं बचा सकता। यह हालत है। तो सर, मुलायम सिंह यादव को एक विलन की तरह क्यों पेश किया जाता है? क्योंकि वो ऐसे मुख्य पद पर थे। क्योंकि मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री था, और निश्चित रूप से अगर कोई भी घटना होती है तो दोषारोपण स्टेट के मुखिया के ऊपर जाता है। लेकिन उस चीज को हम इस तरह से नहीं, क्योंकि अगर हम ये जो मुजफ्फरनगर कांड जिसने फेस किया, ये जो लोग ऋषिकेश से देहरादून यहाँ से होते हुए इस रास्ते को फॉलो किए, लेकिन उत्तराखंड के जो कोटद्वार से लोग आए, जो कुमाऊं से लोग आए, वो पहुंच गए थे दिल्ली। देखिए, और आप ये देखिए कि रामपुर तिराहे में इतनी बड़ी घटना हुई, इतने बच्चे मारे गए। हम कहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल का कोई नेता वहां था नहीं, क्योंकि हाँ, तो मतलब वहाँ रणजीत सिंह वर्मा जो जिला संघर्ष समिति के हमारे अध्यक्ष थे, वो हमारा लीडरशिप दे रहे थे हमें, और वो जनता दल के विधायक रह चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो राज्य आंदोलन था ये पूर्ण रूपेण जनता ने लड़ा। ये इसमें कोई पार्टी का किसी का योगदान नहीं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, यूकेडी के लोग थे। होना ही है, जनता इन्हीं में डिवाइड रहती है। तो जनता एकजुट होकर उन्होंने इस राज्य की लड़ाई लड़ी और राज्य हासिल किया। अगर इस राज्य की लड़ाई का नेतृत्व तो कोई पार्टी विशेष करती तो निश्चित रूप से राज्य बनने के बाद सत्ता उन्हीं के हाथ में आती जो नेतृत्व करते। लेकिन
नेतृत्व करने वाला व्यक्ति न होने के कारण हमको बहुत लॉस उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत हमें बिना राजधानी का राज्य दे दिया। असंवैधानिक है बिना राजधानी का राज्य देना, इन्होंने दिया, कोई बोलने वाला नहीं था। नहीं तो अगर उस समय हमारे पास कोई नेता होता वो उसका ग्रेवान पकड़ता। भाजपा बिना राजधानी का राज्य कैसे दे? तो आप ही देखिए, उसने 29 संशोधन कर दिए पुनर्गठन विधेयक के अंदर, एक लुंज पुंज राज्य दे दिया। पूरी परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश के हवाले कर दी इन्होंने। पूरा हमारा टिहरी डैम की बिजली कौन खा रहा है? उत्तर प्रदेश खा रहा है। 18 प्रोजेक्ट थे पूरे जल विद्युत योजनाओं के, और उन्होंने दमादम साइन करके अब बोला जी उत्तर प्रदेश ने साइन किए हैं तो इसलिए वो खाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उत्तराखंड भी तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड की खानों पे कभी बिहार ने हक नहीं जताया, तो मेरे पानी पे क्यों उत्तर प्रदेश हक जताता है? मेरा संवैधानिक अधिकार है मेरे पानी पे। तो ये सवाल कोई खड़ा नहीं कर रहा। कहने के लिए 3 इंजन की सरकार, ढाक के 3 बात, धोखा धोखा धोखा। अच्छा सर, जैसे हम बात करते हैं कि राज्य की जो लड़ाई हुई थी पहाड़ी राज्य और पहाड़ी राजधानी की अवधारणा पर हुई थी, फिर हम देखते हैं कि उत्तर पर हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जैसे जो मैदानी क्षेत्र हैं वो किस तरह से शामिल हुए हमारे राज्य में? देखो, हमारे में कुंभ क्षेत्र तक सीमित था। कौशिक समिति में केवल कुंभ क्षेत्र था, संपूर्ण हरिद्वार नहीं था। लेकिन हरिद्वार को इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि हरिद्वार में जो जनप्रतिनिधि थे वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे। तो समाजवादी का पावर लखनऊ में कम करने के लिए, क्योंकि उनकी जैसे इतना वो था कि जैसे ही 3-4 विधायक उनके हमारे साथ आ गए तो वहां उनकी सरकार खड़ी हो गई लखनऊ में, और समाजवादी कमजोर हो गए। ये जो हरिद्वार है, हरिद्वार पहले से ही हमारे जो मतलब ये हमारे जो बहुजन समाज पार्टी है, इसके 8 विधायक पहली विधानसभा में हरिद्वार से आए थे। 8। आपने देखा होगा कि पहली विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति दल को केवल 4 विधायक मिले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को 8 विधायक मिले। लेकिन कभी भी उत्तराखंड की राजनीति में उसको तीसरी ताकत माना ही नहीं हमने। देखो, बसपा को माना ही नहीं हमने, जबकि आज भी उसके 3 विधायक आज भी विधानसभा में आज भी है, और हमारा 0 है, 0। लेकिन सब यूकेडी बोलते, कोई बसपा बोलता ही नहीं। आप देखिए, बड़ी अजीब विडंबना है कि हम लोग ऐसे रास्ते में जा रहे हैं जिन रास्तों में आंख बंद करके चले हुए हैं, और हमारे युवा आजकल क्या क्या बोल रहे हैं, हमें बहुत चुप रहना पड़ रहा है, क्योंकि कोई बोलेंगे बोलता है, कमजोर कर रहा है क्षेत्रीय दल को। लेकिन 32 सालों का अनुभव लिए हुए हम खामोश होकर चल रहे हैं, और जो युवा है उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे यही, कई लोग बोलने लगे कि साहब ये मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा। बताओ यार, ऐसे कैसे हम इस युग में कैसे जी रहे हैं हम? क्योंकि राजनीति अनुभव का खेल है। राजनीति एक सिंपल नहीं है। राजनीति संचालित करने के लिए आपको बहुत बड़ा बृहद विजन चाहिए, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति को तीसरे फलक में कैसे लाएं, इसकी चिंताओं को लेकर मंथन होना चाहिए। मंथन की अगुवाई उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि सीनियर मोस्ट क्षेत्रीय दल है, उसको करनी चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि वहां से छोटे मोटे नेता ये कहते हुए फिर रहे हैं कि साहब सीधा इसकी यहां आ जाओ। अगर मतलब क्षेत्रीय दल मतलब
उत्तराखंड क्रांति दल में आ जाओ। हम कहते हैं कि अगर कोई नहीं आ रहा है तो क्या तुम उसको छोड़ दोगे? और अगर हम उसको जोड़ने की बात करते हैं तो आप बिल्कुल बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे को बड़ा आज याद आती है कि किस तरह से इंद्रमणि बडोनी एक विजनरी नेता हमारे पास थे, जो राज्य बनने के पहले ही जिनका देहांत हो गया था। उसके बाद जो दो बड़े नेता हमारे सामने आए, गढ़वाल का शेर दिवाकर भट्ट और कुमाऊं का काशी सिंह गहरी, और इन दो बड़े नेताओं की मैं पूरे 20 साल 25 साल उनके नेतृत्व में पूरा क्षेत्रीय दल झूमा। और उनमें जो दो ये बड़े नेता थे, दिवाकर भट्ट जी का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, और यही कारण था कि वे हमारे जो खंडूरी है बहुत जरूरी करके एक ईमानदार फौजी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ उन्होंने सत्ता में भागीदारी निभाई, राजस्व मंत्री बने। और हमारे काशी सिंह गहरी जब कांग्रेस में उनका ज्यादा रुचि थी तो वे कांग्रेस के टाइम में हिल्ट्रॉन के चेयरमैन बने। तो इन चीजों के कारण आज दिन तक लोग हमें दुत्कारते हैं क्षेत्र की, तुम्हारे नेताओं ने भाजपा कांग्रेस को मजबूत किया है इसलिए तुम मजबूत नहीं हो पाए। लेकिन मैं ये कहता हूं, उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड के हित को देखते हुए काम किया है, उन्होंने व्यक्तिगत हितों को देख के काम नहीं किया है। और आज जो उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा का जो स्वरूप हो गया है और जिस तरह से माफियाओं के चंगुल में आज की राजनीति पूरी रूप से आ गई है, इससे बचने की जरूरत, पूरा छटपटाहट है पूरे प्रदेश में जनता के बीच में कि किस तरह हम इन माफियों के, क्योंकि आप देखो माफियों के साम्राज्य स्थापित हो गया है। और यही कारण है कि हमने एक ब्रिगेडियर को गंवा दिया। नाइट क्लब से शुरू होती है गोलीबारी, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए हमारा ब्रिगेडियर शहीद हो गए। ऐसी कमजोर व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम चिंताग्रस्त हैं और इसलिए चाहते हैं कि यहां पे ऐसी राजनीति खड़ी हो जो उत्तराखंड के संसाधनों को उत्तराखंड के युवाओं के हाथ में सौंप सके और इस राज्य की आर्थिकी को इतना मजबूत करे कि ये राज्य अपने पांव में खड़ा हो सके। लेकिन अदरवाइज 25 सालों में इन लोगों ने हमारे राज्य को भिखारी बना दिया है। कटोरा लेकर केंद्र में जाता, जितनी योजनाएं चल रही हैं केंद्र की चल रही हैं, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे रेल प्रोजेक्ट हो, जो भी है केंद्र के बूते हम यहां पे चला रहे हैं। और तो और जो पहाड़ की मातृ शक्ति कभी अपने हाथों से डडवार देती थी, आज वो 5 किलो की राशन के लिए लाइन में खड़ी हुई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस राज्य का, जिस राज्य की लड़ाई में हमने 42 साल देकर हासिल किया है। ये हमें दुख है। सर, आपके अनुसार तीसरा विकल्प आप इस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में उत्तराखंड में है, आप किस पर क्या मानना है? तीसरा विकल्प या फिर एक मिली जुली सरकार, इस तरह से अभी उत्तराखंड बच सकता है या राजनीतिक जिसकी अस्थिरता है उसमें स्थिरता आ सकती है? देखो, तीसरा की जरूरत ही नहीं होती। अगर कोई पूछेगा तो मैदान के लोग, हमारे दोस्त हमें बोलते हैं, भाई तुम्हारी पहाड़ियों की तो सरकार है, 5 के 5 सांसद पहाड़ी है। अभी तक पहले मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री आज तक पहाड़ी रहे हैं। तो फिर पहाड़ का विकास क्यों नहीं हो पाया, ये सवाल मैदान के लोग दोस्त मेरे से करते हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर इशू है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो बागडोर दिल्ली में कनेक्टेड है, उनके मठाधीश दिल्ली में बैठते हैं और यहां के संसाधनों को लूटकर उनकी वहां पे पूर्ति करते हैं, तब इनकी कुर्सी सुरक्षित रहती है। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है। तो इसलिए हमें इस चीज जरूरत है एक तीसरे मजबूत विकल्प की, इसलिए हम तीसरे विकल्प की बात करते हैं। जी सर,
25 साल हो गए, आप जैसे कह रहे थे कि एक ऐसा राज्य जिसकी राजधानी नहीं है अभी अपनी। क्या लगता है आपको राजधानी के मुद्दे पर, राजधानी के मसले पर आपने भी बहुत संघर्ष किया है, आपने संघर्ष के बारे में, और अभी तक जिसका मसला कैसे सॉल्व होगा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है अब? देखो, राजधानी जब शुरू से नहीं बनी है तो मैं कई बार अपने मन में ये सोचता था कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजधानी का कोई मान्यता नहीं रहती है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री वहीं राजधानी। वो पहाड़ की चोटी में बैठ जाएगा, वहां से वो अपने मंत्रिमंडल को, अपने सचिवों को संपर्क करके संचालित कर सकता है। लेकिन जब से मैंने ये देखा कि यह देहरादून अस्थायी राजधानी है और राजधानी के कारण सारा माफिया बिहार से, झारखंड से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां आ गया है और उसने पूरी तौर से राजनीति को अपने कब्जे में ले लिया है, तो अगर इससे पीछा छुड़ाना है तो गैरसैंण को राजधानी बनाना होगा। और राजधानी गैरसैंण बनाना इसलिए भी अनिवार्य है कि किसी भी राज्य में उसका अपना सुंदर शहर न हो तो राज्य सुंदर नहीं बनेगा। शहरों से बनता है राज्य। बनने के बाद कोई भी शहर हमारा एक नया स्वरूप में हमें नहीं मिला है। जैसे स्विट्जरलैंड के पास जूरिच और जेनेवा जैसे शहर हैं, इस तरह से गैरसैंण हमारे पास जो एकदम ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां लेकर है, जिसके दूधातोली पर्वत, जिसके आरती उतार रहे, जो उनकी गोद में दूधातोली पर्वतों की श्रृंखलाओं की गोद में ये गैरसैंण अगर हमारी राजधानी बनेगी, जो पूरे संपूर्ण उत्तराखंड के मध्य में बसा हुआ है, तो निश्चित रूप से माफियाओं से भी बचेंगे और पहाड़ का विकास पहाड़ के केंद्र से शुरू होकर पूरे उत्तराखंड में फैलने की संभावना होती है। लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है अब इस चीज को करना। आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं आजकल 10 साल के बाद, और एक बड़ी भीड़ लगी है कांग्रेस की तरफ। कोई उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ नहीं आ रहा है। हमें दुख हो रहा है कि कुछ, अरे भाई इधर भी आओ, तुम सीधा कांग्रेस में क्यों जा रहे हो, जिस कांग्रेस में आपका एक वो भी आया था पॉडकास्ट अभी, तब मैं देख रहा हूं। इस समय हम देख रहे हैं कि जैसे गोदियाल जी, कांग्रेस, आपने कांग्रेस की बात की, गोदियाल जी के नेतृत्व पर क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि देखो, गोदियाल मेरा भांजा है। गोदियाल ऐसा पहाड़ी पुत्र है, उसमें पहाड़पन है। आपने देखा होगा कि जब वो सांसद का चुनाव लड़े थे तो बहुत लोकप्रिय हो गए थे कि तू मैं धारा का पानी वाला, तू बिस्लरी वाले में बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। और उनकी ऐसी छवि बन गई है, पहाड़ी छवि, क्योंकि पहाड़ी पंडों में नाचते हैं, वो कभी डमरू और कभी ढोल बजाते हैं। ऐसी जो उनका स्वरूप है, पहाड़ी स्वरूप, उस स्वरूप से लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और इसलिए कोई भी कुछ भी बोले उनको वो मानते नहीं है। अभी उन पर एक 5 लाख रुपए मतलब वो लेते। अभी एक महिला नेता है भावना पांडे जी, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने गोदियाल जी पर गोदियाल जी के बारे में उन्होंने इस तरह से बताया कि वो 5 लाख रुपए उन्होंने उनसे लिए। इस पर आप देखो, इस चीज को मैं बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लिया कि भावना जी हमारी जो महिला जो बोली है वो पहाड़ पुत्री है, वो आंदोलन के साथ ही रही है हमारे। और जब कभी भी आपने देखा होगा कि आज की राजनीति में जो नेता हैं वो माफियाओं से पैसा लेते हैं, तो अगर गोदियाल जी ने पहाड़ पुत्री की जो भेंट होती है उसको ले भी दिया, और जब पहाड़ पुत्री नाखुश हुई तो लौटा भी दी। आप देखो, कौन ऐसा होगा कोई नेता जो चुपचाप 17 लाख लौटा दिया, उसने लौटा भी दिया, समझिए। तो यार ऐसे तो मैं हाथ चूमूंगा गणेश गोदियाल के जो मिलेगा कि देखो उसने किसी माफिया से नहीं लिया, उसने पहाड़ पुत्री से लिया, वो पहाड़ पुत्री आंदोलनकारी से। तो बहन का जो मदद है उसको ली, बहन थोड़ी नाराज हुई तो वापस कर दिया।
देखो ऐसा तो नहीं बाइन को नाराज किया कि नहीं किया वापिस, तो शाबाश गणेश, तुम गणेश हो वास्तव में उत्तराखंड के, तुम निश्चित रूप से उत्तराखंड के भाग्य विधाता हो। सर, बात करते हैं, इस समय बहुत सारे युवा नेता हम देखते हैं कि उत्तराखंड में अभी काफ़ी उनका भी सही एकदम राजनीतिक जो कद है वो बढ़ता जा रहा है। इस पर आप इस पूरे जो क्षेत्र दलों के समय जो एक ग्राफ है थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो इस पर आप क्या इसको आप कैसे देखते हैं? देखो ग्राफ आजकल दो तरह के होते हैं, एक होता है सोशल मीडिया का ग्राफ और एक होता है हकीकत जमीन का ग्राफ। जब आप हकीकत जमीन में जाएंगे तो आप शून्य पाएंगे। आप कहीं चले जाइए, वहां जनता से पूछिए कि हाँ जी तुम हो, तो वहां नहीं मिलेगा आपको रिस्पॉन्स। लेकिन सोशल मीडिया पे जो हल्ला मच रहा है, उस हल्ले से मैं इसलिए आशंकित हूं कि उससे हम अपना जो ड्राइविंग सीट में बैठे हुए नेता हैं उनकी अनदेखी हो रही है। आज उत्तराखंड क्रांति दल जो मुख्य दल है, उसकी ड्राइविंग सीट में हमारे वयोवृद्ध नेता सुरेंद्र कुकलेती जी बैठे हुए हैं, लेकिन लोग उनकी बात न करके बच्चों की बात कर रहे हैं। देखो अगर घर का मुखिया मौजूद हो और कोई बच्चों के बारे में बोलने लग जाए कि ये पूरे यहाँ का इसको मुखिया बना दिया जाए, तो खुशी तो होती है, लेकिन जहां ये तो है कि बाप बाप होता है और बच्चा बच्चा होता है। बाप को एक अनुभव होता है, अनुभव को अनदेखा करना हमारी भूल होगी। और इसीलिए मैं आगाह करता जा रहा हूं कि एक तो किसी भी दल को, चाहे हमारे जितने दल है, हमारा स्वाभिमान मोर्चा का युवा जो है बॉबी पवार, आप देखोगे कि वो कभी राजनीतिक गलती नहीं करता। वो जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैंने कहा यार बच्चा ठीक बोल रहा है। अगर मैं वो ये बोलेगा स्वाभिमान मोर्चा में आ जाओ, जो आता है, जो नहीं आता वो कमजोर कर रहा है, वो ऐसा नहीं बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि हम सब, क्योंकि आज मुख्य विपक्षी दल कौन है? आज कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। अब मुख्य विपक्षी दल के पास 22 विधायक है और हम उन 22 विधायकों को अनदेखा करके, और हम बोले जिनके पास 0 विधायक है कई साल से, कि हम पावर में आ रहे हैं, तो हम मूर्खता नहीं है। बस कुछ भी हो, मर जाए कांग्रेस, फिर भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल रहेगा। तो फिर तो अगर हम चाहते हैं कि वो जो जिस राज्य के संसाधनों को लूट रही है भारतीय जनता पार्टी, लूट रही है, उनका ध्येय जो है, आपको लोगों को नहीं मालूम है कि क्या ध्येय है। पहले इनका ध्येय था कश्मीर को टेक ओवर करके अपने अडानी अंबानी को हैंड ओवर करना, लेकिन जैसे ही उनके मजदूर वहां गए, वहां के युवाओं ने उनको शूट कर दिया। फिर उनका लद्दाख देखा, लद्दाख में आधा लद्दाख अडानी जी ने ले लिया है। लेकिन हिमाचल की तरफ झांका उन्होंने, हिमाचल का भू कानून की इतनी सख्त भू कानून है कि वहां एंट्री नहीं कर पाते। अभागा उत्तराखंड आज ऐसा मिला जिसमें पूरी तौर से बाहर के लोगों की गिद्ध नजर है, और वे इसमें सफल भी हो रहे हैं। और यहां तक कि हमारी सरकार उन्हीं के लिए काम कर रही है, पहाड़ की जनता की तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर से धामी सरकार ने पीठ कर दी है। तो ये बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट विधानसभा में वो उसमें उसको ला रहे थे बढ़ाना को, और अभी भी मैंने सुना कि बढ़ाना फिर आना चाहता है। और बढ़ाना जैसा व्यक्ति जब अगर हमारी विधानसभा में आ जाएगा तो उत्तराखंड क्या बचेगा? क्या पीसी तब्याल बोल पाएगा? आज भी जिस तरह से लोगों का यहां पे हमारे ऊपर आतंक फैल रहा है, अटैक हो रहा है, आज भी हमारे अस्तित्व खतरे में है, और उस अस्तित्व को बचाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट। सर, बहुत समय से हम देख रहे हैं उनके घर में भू कानून, मूल निवास का एक मुद्दा बहुत तूल पकड़ रहा है, इस पर आपकी क्या राय? देखो ये दो मुद्दे जो मूल निवास और भू कानून, ये बहुत गंभीर मुद्दे तो हैं,
लेकिन इनको हमने हल्का कर दिया। इस पे गंभीर चर्चा इसलिए नहीं कर पाए हम, क्योंकि भू कानून की उपयोगिता तब होगी जब उत्तराखंड में गोल खाते खत्म होंगे। उत्तराखंड की तमाम भूमि गोल खातों में है। आज अगर मैं अपना खेत बेचना चाहूं तो मैं नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि आज सरकार ने बहुत सालों से ना यहां बंदोबस्ती की और न कभी चकबंदी की सोची। तो उसमें क्या है कि जब गोल खातों में है तो मेरे दादा परदादा के नाम पे जमीन है, उसके नीचे जो बंटवारे हुए हैं वो है ही नहीं। तो कितना बड़ी वो है। उसके बाद सरकार ने उसमें और चालाकी कर दी। छोटे से राज्य में 2 भू कानून बनाए, 2 कर दिया, साहब हरिद्वार के लिए, और मतलब देखिए आप उधर 2 जिलों में 9 भू कानून, क्योंकि वहां की जमीन इन्होंने बेचनी है बाहर के लोगों को। और जिस जंगल में, जो जंगलों में बटी हुई हमारी जमीन है, उसमें शब्द भू कानून। तो देखो यहां पे कमी होती है कि जब विजनरी नेता नहीं होता है और एक आवाज नहीं होती है। अगर पीसी थपलियाल बोल रहा है तो कोई सुन ही रहा है। मैंने कहा कि भाई ये जो भू कानून है, ये भू कानून इन्होंने हमें छला है, धोखा दिया है। ये हरदम सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि धामी सरकार हर मुद्दे पे हमें छल रही है और धोखा दे रही है। जब बेरोजगारों ने आंदोलन किया तो उस समय उनको वो बेचारी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अंदर हो रखी है सुमन, जिसने इसका पटापेच किया, जो हरिद्वार में नकल हुई थी। उसके बाद उपनल कर्मचारियों ने आंदोलन किया, वो आज खून के आंसू रो रहे हैं कि साहब हमारे साथ धोखा हो गया। उसके बाद अंकिता न्याय की बात की हमने। अंकिता के न्याय के लिए जब बड़ी रैली निकाली यहाँ पे, क्योंकि सनोवर ने जो खोला था 3.5 साल के बाद, क्योंकि एक टीस थी हमारे अंदर कि कहीं ना कहीं अंकिता के हत्याकांड में वीआईपी छुपा हुआ है। और उस वीआईपी का जिक्र जब उन वीडियो में हुआ, उन जो उर्मिला ने जिनका पटापेच किया, तो उसमें अब देखिए आपको किस तरह से उलझाया जा रहा है, किस तरह से प्राणविद को एफआईआर करवाई जा रही है। वहीं पे सरकार की नीति में खोट प्रकट होती है। और वहां पे ही जहां पे हम ये देखते हैं, हमें पता ही नहीं है कि सीबीआई कौन बता रहा है हमें कि सीबीआई की सरकार को बताना चाहिए, लेकिन वो लोग बता रहे हैं जिन लोगों पे अभियोग लग रहा है कि साहब सीबीआई यहां की नहीं, दिल्ली से है, वो है। व्हाट नॉनसेंस। हमें चाहिए वो दुष्यंत गौतम को सीबीआई बुलाए, हमें चाहिए अजय कुमार को सीबीआई बुलाए और उनसे पूछताछ करे और उसका पता करे कि वो जो जिस सीडी में साफ नजर आ रहा है कि वो रात को 8 बजे चले जाता था, सुबह 6 बजे आता था, उसकी डिटेल चाहिए हमें। नहीं तो फौजी लोग अपना संगठन बनाकर इसकी इंक्वायरी करेंगे। और उसी तरह जिस तरह एक महिला ने, आपने देखा होगा, सीसीटीवी से 2 साल तक रैकी करके अपने उस बेटे का कल्पिट को ढूंढ निकाला, पुलिस के मुंह पे थप्पड़ मारा। आपने देखा होगा हाल में ही एक महिला ने ये खोजबीन, हम करेंगे नहीं तो खोजबीन। हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम इसलिए चुप हैं कि सरकार अभी भी खेल रही है और महिलाओं का खेल में इसको धकेल रही है। ये गलत बात है। सरकार, दानी सरकार, ये गलत है। बद्रीनाथ भी माफ नहीं करेंगे अगर तुम अंकिता को अगर न्याय देने में अगर बेईमानी करोगे। शुरू से बेईमानी हो रही है। जब से अंकिता का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद श्रीनगर में किया, लाखों लोगों के बीच में, और अनंत थाने में किया, उसकी मां बाप को भी उसकी अंतिम दर्शन नहीं होने दिए, वहीं से हम अन्याय देख रहे हैं। हम अन्याय वहां से देख रहे हैं जहां वो पटवारी, जिस दिन किस तरह से तुमने कितने घंटों मां बाप को रिंगा दिया था और उन लोगों को वेलकम कर रहे थे जो लोग इसके दोषी थे। तो ये सब सवाल लेकर जो आपने भू कानून की बात की, भू कानून इज नथिंग। भू कानून तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अगर कोई आदमी, हमने अपने पांव में बेड़ियां डाली है। अगर किसी आदमी को कल देखो, आज अगर सही माने में जिस खेत खलिहान को हम छोड़कर भाग चुके हैं और देहरादून में आकर भू कानून कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब लगता है।
पहाड़ की कंदराओं से आनी चाहिए आवाज। यहां हम चौधरी के 50 गज की जमीन में मकान बनाकर सुबह थैला लटकाया, व्हाट इज दिस यार, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। देहरादून के लोग पूरे उत्तराखंड के ठेकेदार बन गए हैं और ये हम राजनीतिक धोखाधड़ी उत्तराखंड की जनता के साथ कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। जब राज्य बना था तो लोग जगह जगह से आए, किस लिए आ रहे? सब हम मूल अपना निवास प्रमाण पत्र बनाने। लोगों को लगा जो कोई मैनपुरी में था, गाजियाबाद में था, अमृतसर में था, बंबई में था, वो दौड़ लगाए। मैंने आज दिन तक मूल निवास नहीं लिया। हम फौज में हुए, बड़े बड़े जनरल बन के आ गए हम लोग, लेकिन हमने कभी मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं लिया। लेकिन जिन लोगों ने जब राज्य बनने के बाद लगभग 5 लोगों ने मूल निवास प्रमाण पत्र पटवारियों से लिया और पटवारियों के बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि वो हर प्रमाण पत्र के लिए पैसा लेता था। उसकी बड़ी इनकम हो गई, जगह वैल्यू बढ़ गई। पटवारी को ढूंढ रहे हैं लोग साहब कि हम अपना मूल निवास बना रहे हैं, और वो मूल निवास बनाकर वो 5 लाख लोगों ने जो बना रखा है अभी तक, उन्होंने अपने पक्ष में बन रखा है। मैं कहता हूं उसको कंधे में लटकाओ और चलो कि हम यहाँ के मूल निवास। कोई फायदा ही नहीं, उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। जब तक तुम्हारी सरकारें ईमानदार नहीं होंगी, तुम्हारा मूल निवास का होना न होने का कोई मायने नहीं है, जैसे भू कानून के मामले में। इसलिए सरकारों का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ये मूल निवास जो है, इसमें जो बहुत बड़ा विषय इसको बना रखा है, और कई बार तो हम ये मानते हैं कि थपलियाल, नौटियाल, बिष्ट, रावती मूल निवासी है, और जो देहरादून जैसे शहरों में, हरिद्वार जैसे शहरों में और उधम सिंह नगर शहरों में सालों से बस रहे हैं, वे अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि राज्य बनने की परिणति ये हुई है कि हमें इस राज्य का नहीं माना जा रहा है। कल कोई बाजवा है, अरोड़ा है, गुप्ता है, उसके बच्चे नाती पोते होते हैं, और ये भावना अगर और आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उनको ये रहेगा कि शायद है कि हम इस प्रदेश के नहीं है। तो इस अवधारणा को तोड़ते हुए एक दूसरी चीज बताऊं मैं, लोगों को एक चीज का एहसास नहीं है, जो पहाड़ की जमीनें हैं इसको तुम बचा नहीं सकते। जो लोग बोल रहे हैं ना कि भू कानून के माध्यम से हम जमीन बचाएंगे, अबे तुम कैसे बचाओगे भू कानून के माध्यम से? क्योंकि जो यहां पे बैठे हुए धन्ना सेठ हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनसे तुम कैसे बचाओगे? वो कितनी भी जमीन आज खरीद सकते हैं। गुप्ता, अरोड़ा जो देहरादून के हैं और उत्तराखंड के, उनके पास पूरा मूल निवास का सर्टिफिकेट है, वो तो जमीन ले ही सकते हैं। तो जमीन को कैसे बचाओगे पहाड़ियों? नहीं बचा सकते, और कौड़ियों के भाव तुम्हें बेचना पड़ेगा अपनी जमीन को इन लोगों से। अब बिक रही है, और ऊपर से सरकार नमक छिड़क रही है। वो हमारे जो गौचर हैं वहां पे क्या लगा रही है? सोलार प्लेट। यानी उत्तराखंड की जिन पहाड़ियों ने, जिन पर्वतों ने संजीवनी पैदा करनी थी, आज वो संजीवनी खत्म कर दी जा रही है अडानी की सोलार प्लेट के कारण। आप जाइए पहाड़ में, सतपुरी के ऊपर पहाड़ी गौचर देखिए, आपको पता ही नहीं है कि सरकार ने हमारे गौचर किस गुप्ता को, अरोड़ा को दे दिए हैं, जो वहां पे सोलार प्लेट लगाकर हमारे उस जमीन पे एक ढंग से, नए ढंग से घुसने की कोशिश करते हुए वहां पे अपना अधिकार बना रहा है। तो जब तक तुम्हारे पास अपना कोई विजनरी सैंघ नेता नहीं होगा, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे हम। कभी वो कानून कहते और कभी मूल निवास की लड़ाई में। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से इस राज्य की समस्याओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से महरूम पहाड़ आज जंगली जानवरों के आतंक से भी ग्रसित है। आज असहाय खड़ा है कि
कौन बचाएगा हमें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सैनिक बहुल्य राज्य में सैनिकों, तुम इस राज्य के गार्जियन हो, गार्जियन। इसलिए उठो, संगठित होकर अपने राज्य को दशा और दिशा के बारे में सोचो और राज्य में राजनीति को शुचिता पे काम करना शुरू करो। और ऐसे दरिंदों को जिन्होंने राजनीति को व्यवसाय बनाया है उनको प्यार फेंको, वो विधानसभाओं में न पहुंचे। ये संकल्प लेकर 2027 के चुनाव में जाना होगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से जनता ने पृथक राज्य उत्तराखंड लिया, उसी तर्ज में 2027 का चुनाव इन माफिया परस्त राजनीति से उत्तराखंड की जनता लड़ेगी, जनता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, आज की पूरी वार्ता में सर ने बहुत जोशीले शब्द कहे, कुछ तथ्य पेश किए, कुछ भावनाओं में बहकर आक्रोशित भरे शब्द भी कहे। इन तमाम शब्दों का और इन शब्दों से जो भी अर्थ निकलता है उसके विश्लेषण का मैं जो अंतिम निर्णय है वो मैं आप जनता पर छोड़ता हूँ। आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देकर बताएं। इसी तरह के अन्य पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े और फॉलो करें सुनार टीवी।